अब जो लास्ट हमने मॉडल अभी बनाया जिसको हमने लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल कहा, उसकी शेप अगर आपको याद हो तो किस तरह की शेप थी उसकी? दैट इज, उसको जे शेप्ड ग्रोथ मॉडल भी कहा जाता है। कई बार उसको एक्सपोनेंशियल वर्ड यूज नहीं करते हैं, आपको कहा जाता है जे शेप्ड ग्रोथ मॉडल। एक्सप्लेन करें तो जे शेप्ड आपका एक्सपोनेंशियल होता है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट ग्रोथ मॉडल से, दैट इज लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। अब आपको ये सभी को ये पता है कि नेचर में किसी भी स्पीशीज के पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं होते हैं कि वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करे। कोई भी स्पीशीज ऐसी नहीं है, 99% ऑफ स्पीशीज ऐसी हैं जिनकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं होती है क्योंकि अनलिमिटेड रिसोर्सेस नहीं होते हैं। अब जब भी कोई स्पीशीज नेचुरली, हम नॉर्मल एनवायरनमेंट की बात करते हैं, एक्सपोनेंशियल की बात नहीं हो रही है। जब भी कोई स्पीशीज ग्रोथ करती है, जैसे हमने जे शेप्ड की बात करी, तो जे शेप में क्या हुआ था कि ऐसे ग्रोथ हुई थी वहां पे ऐसे, लेकिन जब भी ऐसे ग्रोथ होती है तो वहां पे क्या हो जाता है, जब जब किसी भी स्पीशीज के जो मेंबर्स हैं उनका नंबर बढ़ता है तो फूड के लिए आपस में क्या हो जाता है, कंपटीशन होता है। वहां पे कंपटीशन वर्ड कहीं पे नहीं दिखेगा आपको, वहां पे फूड के लिए कंपटीशन होगा, और जब कंपटीशन होगा तो वहां पे जो फिट होगा वही सरवाइव करेगा और रिप्रोडक्शन होगा। यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, नेचुरल सिलेक्शन, जो कि हमें एक्सपोनेंशियल में कहीं नहीं बताया गया था। नेचर में क्या होता है, जब भी किसी पॉपुलेशन या कोई भी स्पीशीज जो होती है उसका नंबर बहुत ज्यादा बढ़ता है तो उसके जो मेंबर्स हैं वो फूड के लिए, स्पेस के लिए आपस में कम्पीट करते हैं। तो उनमें से जो सबसे काफी अच्छी, जिसके पास कोई अच्छी वेरिएशन होती है, कोई अच्छा कैरेक्टर होता है सर्वाइवल के लिए, वो सर्वाइव कर जाता है, और बाकियों का नंबर कम हो जाता है, वो खत्म हो जाते हैं और कुछ नंबर उनका कम हो जाता है। तो अल्टीमेटली जो बचता है उसी में रिप्रोडक्शन होता है। और वो भी आगे जाके देखो, जब भी नंबर बढ़ेगा नॉर्मल नेचुरल कंडीशन में तो कंपटीशन होगा, जब भी कंपटीशन होगा तो नेचुरल सिलेक्शन होगा। तो ये हम इसकी बात करते हैं। अब हम अपनी बात करते हैं, एक एग्जांपल देती हूँ आपको। ह्यूमन पॉपुलेशन की बात करते हैं आज हम, मैं वाइल्ड की बात कर रही थी तो ह्यूमन पॉपुलेशन की बात करते हैं। आपको पता है ह्यूमन पॉपुलेशन में भी क्या हो रहा है, एक्सपोनेंशियल तरह की ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है कि जो ऑर्गेनिज्म है उनके पास जब रिसोर्सेज ज्यादा हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं कि वो बहुत ज्यादा, उनमें जो रिप्रोडक्शन होता है उससे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जिसको हम कहते हैं, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया। इसको कंट्रोल कैसे किया जाएगा, तो बहुत सारी कंट्रीज रिस्ट्रेंट लगा देती हैं। जैसे कई सारी कंट्रीज में सिर्फ 1 चाइल्ड नॉर्म है, सेकेंड चाइल्ड जो है वो लीगली नहीं माना जाता वहां पे। ठीक है, तो उन्होंने क्यों किया ऐसा, उन्होंने ये रिस्ट्रेंट्स क्यों लगाए, पॉपुलेशन को कम करने के लिए क्यों लगाए, क्योंकि अगर इसी तरह से होता रहा तो जो रिसोर्सेज हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे, और खत्म हो जाएंगे तो अल्टीमेटली कंपटीशन के कारण सारे के सारे भी खत्म हो जाएंगे। इसीलिए ताकि एक्सपोनेंशियल लेवल पे ना पहुंच जाए, तभी ये रूल्स लगाए जाते हैं कि इतने जो है चाइल्ड होने चाहिए एक फैमिली में। नहीं तो अर्थ की भी एक कैपेसिटी है, जितना वो पॉपुलेशन को रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सकती है, उससे आगे पॉपुलेशन होगी तो वो फिर अल्टीमेटली खत्म हो जाएंगी। तब लेकिन अगर हम किसी हैबिटेट की बात करें, मान लो ये एक हैबिटेट है, ये एक पॉन्ड है, इसके पास इसकी एक कैरिंग कैपेसिटी होती है, इसकी भी अपनी कैरिंग कैपेसिटी है। K mean carrying capacity. Carrying capacity, it has enough resources to support maximum possible numbers beyond which no growth can take place. मतलब
जितना पॉसिबल हो सके उतने पॉपुलेशन को सपोर्ट करने के लिए इसके पास रिसोर्स है। रिसोर्स, इसके पास ऑक्सीजन है, इसके पास वाटर है, इसके पास न्यूट्रिएंट्स हैं, सब कुछ है इसके पास, लेकिन ओनली फॉर पॉसिबल नंबर, मैक्सिमम पॉसिबल नंबर, जितना पॉसिबल हो सकता है, उससे आगे ग्रोथ नहीं हो सकती है, उससे आगे तो कंपटीशन होके खत्म हो जाएंगे वो। तो उस कैरिंग कैपेसिटी को क्रॉस नहीं होना चाहिए। तो हर एक स्पीशीज की एक कैरिंग कैपेसिटी होती है उसके हैबिटेट में। अब हम बात कर देते हैं लॉजिस्टिक में, हम दो कंडीशन मान के चलेंगे कि रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड देयर इज अ कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एवरी हैबिटेट। यहाँ पे दो कंडीशन है जो हर एक जगह पे देखने को मिलेगी कि अनलिमिटेड रिसोर्सेज कहीं नहीं है और कैरिंग कैपेसिटी है जितना एक हैबिटेट कैरी कर सकता है। तो यहाँ पे जो मैंने ये आपको ड्रॉ करके दिखाया है, यहाँ पे ये ग्राफ बनेगा, टाइम के अकॉर्डिंग इस ग्राफ को हम बनाते हैं। इसमें क्या होता है कि कोई भी पॉपुलेशन किसी भी हैबिटेट में एकदम से नहीं ग्रो कर सकती, पहले वो वहां अडेप्ट करती है, उसको अडेप्ट होने में टाइम लगता है। तो सबसे पहला फेज होता है लैग फेज। यहां तक आप देख पा रहे हैं बहुत ही स्लोली इसका नंबर इंक्रीज कर रहा है। इस फेज को हम कहते हैं लैग फेज। लैग फेज है जिसमें अब आपने मान लो क्या किया कि कुछ नई स्पीशीज थी, आपने कोई आर्टिफिशियल ब्रीडिंग प्रोग्राम चलाया, उसमें आपने डियर की कुछ स्पीशीज जो कम थी उनका नंबर बढ़ाया और फिर उनको नेचुरल कहीं फॉरेस्ट में छोड़ दिया, और वहां पे जाके सबसे पहले तो उनको अडेप्ट होना पड़ेगा। तो ये टाइम होगा लैग फेज, अडेप्टेशन के लिए टाइम लगेगा। लेकिन फिर जैसे ही वो अडेप्ट हो जाएंगी तो एक फेज आ जाएगा जिसमें उनमें रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज नोन एज एक्सेलरेशन फेज। ये वो फेज है जिसमें अडेप्ट होने के बाद उनमें रिप्रोडक्शन फास्ट रेट पे स्टार्ट हो जाएगा, और वो कहां तक पहुंच जाएगा, नियर टू कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी को क्रॉस नहीं कर रहा है, नियर टू कैरिंग कैपेसिटी वो पहुंच गया। उसके बाद थर्ड फेज आता है दिस फेज जो आगे चल रहा है, दिस फेज इज नोन एज एसिम्प्टोट। एसिम्प्टोट एक लाइन है जो एक कर्व के एंड में आ जाती है, लेकिन वो कहीं पे भी के को मीट नहीं करती है, कैरिंग कैपेसिटी को टच नहीं करेगी। ये पूरी लाइन ये जो जा रही है ना, जो मैक्सिमम लेवल पे पहुंच जाती है लाइन, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉपुलेशन कैरिंग कैपेसिटी के क्लोज होती है, लेकिन कैरिंग कैपेसिटी को क्रॉस नहीं करती, बस यहां तक जाएगा ग्राफ ये, और हमेशा ऐसा ही रहेगा आगे। इससे आगे उसमें कैरिंग कैपेसिटी को क्रॉस नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे आके एक दिक्कत आएगी, जैसे ही वो मैक्सिमम एक्सेलरेशन पे पहुंचेगा तो ऑर्गेनिज्म का नंबर बढ़ गया है, तो आपस में कंपटीशन स्टार्ट कर देंगे, कुछ खत्म हो जाएंगे, कुछ जो है सरवाइव कर जाएंगे, तो अल्टीमेटली नंबर इतना सा कांस्टेंट बन जाएगा उसका, उससे आगे नंबर नहीं बढ़ेगा। तो ये था आपका लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व। एसिम्प्टोट किसे कहा जाता है, व्हेन k is equal to n। मेन टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म या टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ दैट स्पीशीज इज इक्वल टू द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ दैट हैबिटेट। उस हैबिटेट की जितनी कैरिंग कैपेसिटी थी उतना ही उसका नंबर है, उससे ज्यादा नहीं है। तो इसको कहा जाता है एसिम्प्टोट। तो ये जो कर्व बना है, दिस कर्व, कई बच्चे इसको गलत बनाते हैं, कई बच्चे क्या करते हैं ऐसे बनाते हैं, ये गलत होता है कर्व, ध्यान रखना है। कर्व ऐसे बनेगा, ऐसे, इस तरह के कर्व को हम कहते हैं सिग्मोइड कर्व या एस शेप्ड कर्व। सिग्मोइड कर्व या एस शेप्ड कर्व,
ठीक है। अब ये जो हमने ग्रोथ मॉडल अभी बताया, ये ग्रोथ मॉडल था लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, क्योंकि नेचुरल हैबिटेट में जो नेचर है वो बहुत सारे रेस्ट्रेंट कंट्रोल लगाती है पॉपुलेशन के ऊपर, ताकि वो कैरिंग कैपेसिटी को क्रॉस ना करे। वो फूड भी हो सकता है, स्पेस भी हो सकता है, प्रीडेटर भी हो सकता है, या फिर हम कहें कंपटीशन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो उस कैरिंग कैपेसिटी को क्रॉस नहीं करेगा। इसके लिए एक टर्म और यूज होती है इस ग्राफ के लिए, और इसकी इक्वेशन यहाँ पे आपको दिखाई गई है, वो मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ। dn/dt is equal to Rn k minus n over k। अब आपको सभी को पता है what is dn/dt। क्या है dn/dt? चेंज इन पॉपुलेशन। हाँ, dn/dt change in the number या size of population in a particular time, that is dn/dt। r अभी बताया था मैंने आपको, r क्या होता है? That is intrinsic rate of natural increase, means birth minus death। कितनी बर्थ कितनी डेथ होती है वहां पे, that is r। n आपको बताया स्टार्टिंग में जो पॉपुलेशन है, k आपको बताया कैरिंग कैपेसिटी है। तो इससे हम निकाल सकते हैं इस इक्वेशन से कि कोई भी पॉपुलेशन जो है जब एक नॉर्मल एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है तो उसकी पॉपुलेशन में कितना ज्यादा चेंज आया, उसकी डेंसिटी कितनी ज्यादा बढ़ी, कितनी ज्यादा घटी, वो हम इस इक्वेशन के थ्रू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे इसका एक और नाम दिया जाता है वर्लस्ट-पर्ल लॉजिस्टिक कर्व। ध्यान रखें, ये नाम भी दिया जा सकता है, तो इसको भी नाम, तीन नाम हो गए, मैं लास्ट में बताती हूँ। दैट इज वर्लस्ट-पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व, साइंटिस्ट के नाम पे नाम दिया हुआ है। तो यहां तक आपने याद रखना है, ये सबसे ज्यादा रियलिस्टिक है। ये जो आप देख रहे हैं ना, दैट इज मोर रियलिस्टिक, मतलब जो नेचर में एक्चुअली होता है, दैट इज मोर रियलिस्टिक ग्रोथ कर्व, बिकॉज रिसोर्सेज आर नॉट इनफाइनाइट, रिसोर्सेज आर फाइनाइट, और रिसोर्सेज ही सोनर और लेटर ये क्या बन जाते हैं, लिमिटिंग, ये उसको लिमिट कर देते हैं, रिसोर्स ही कम हो जाएगा। देखो पॉपुलेशन बढ़ी, रिसोर्स कम हुआ, अब रिसोर्स कम होने की वजह से कंपटीशन बढ़ गया, कंपटीशन बढ़ा, नेचुरल सिलेक्शन हुआ, नंबर मेंटेन रहा, ये आपने याद रखना है। तो आज हमने दो ग्रोथ मॉडल जो पढ़े, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सभी बच्चों को ये वाले मॉडल समझ में आ गए हैं बेटा? यस मैम। यस मैम। आवाज नहीं आई अभी सभी की? यस मैम। यस मैम, आ गया। चार बच्चे, 5। हाँ बेटा, समझ आ गया? चलो ठीक है। अब Yes, ma'am. थोड़ा सा लास्ट में कुछ पॉइंट्स, में लास्ट में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके आपको बता देती हूँ। एक्सपोनेंशियल वाले में हमने क्या देखा? पहला पॉइंट, अनलिमिटेड रिसोर्सेज, और यहां पे लिमिटेड रिसोर्सेज। सेकेंड हमने देखा
कि यहाँ पे प्रेडेशन इज लेस, कम प्रेडेशन होता है। यहाँ पे प्रेडेशन नॉर्मल है, ज्यादा नहीं, नॉर्मल प्रेडेशन। यहाँ पे अल्टीमेटली इट क्रॉसेस K, that is carrying capacity. It never cross K. ठीक है। फोर्थ, यहाँ पे कोई भी नेचुरल सिलेक्शन देखने को नहीं मिला। यहाँ पे हमें नेचुरल सिलेक्शन देखने को मिला, किस तरह से जो है एनवायरमेंट लिमिट करता है नेचुरल सिलेक्शन। इसके अलावा इट इज जे शेप्ड ज्योमेट्रिक ग्रोथ। और यहाँ पे दैट इज एस शेप्ड सिग्मोइड कर्व। ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है। के आपको बता चुकी हूँ कैरिंग कैपेसिटी, आर आपको बता चुकी हूँ नेचुरल रेट ऑफ इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, ये वाला है। अब आपने ये पॉइंट्स याद रखने हैं इसके कि कौन सा रियलिस्टिक है कौन सा नहीं है। आपको कई बार क्या आता है, दोनों ग्राफ एक में ही बना देते हैं, वो ऐसे क्वेश्चन आता है उसमें ऐसे बनाया होता है। ऐसे बना के दे देंगे और आपसे पूछेंगे कि ये जो दो कर्व एक पॉपुलेशन के हमने शो किए हैं, इनमें से क्या डिफरेंस है, कौन सा ज्यादा रियलिस्टिक है कौन सा नहीं है। तो आपको बताना है विद फुल एक्सप्लेनेशन। 5 मार्क्स क्वेश्चन आता है, उसमें इसी के छोटे छोटे पार्ट्स दिए होते हैं, उनको आपको एक्सप्लेन करना होता है। पूरा टॉपिक 5 मार्क्स में आ जाता है। तो यहाँ पे आज का आपका टॉपिक कंप्लीट हो रहा है। मैम रिकॉर्डिंग बंद कर दें आप, मैं बच्चों से डाउट पूछ लेती हूँ।